हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपको बता चुका हूँ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट STR का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, और जो उसके रिजल्ट आए थे उनको नेगेटिव रिजल्ट बोला था, क्योंकि वो रिजल्ट थे जो थ्योरी थी उसके हिसाब से सही नहीं बैठ रहे थे वो रिजल्ट, इसलिए उन रिजल्टों को क्या बोला गया था, नेगेटिव रिजल्ट। तो उन्हीं नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, उन कारणों की व्याख्या करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में दो पोस्टुलेट्स, बोले तो अभिग्रहित, हिंदी में बोलते हैं पोस्टुलेट्स को, अभिग्रहित दी आइंस्टाइन ने, मतलब दो विचार दिए। वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आइंस्टाइन की अभिग्रहित, तो आइंस्टाइन की प्रथम अभिग्रहित और द्वितीय अभिग्रहित, मतलब पोस्टुलेट्स हैं, विचार हैं आइंस्टाइन के। आइंस्टाइन का पहला विचार ये था कि कोई भी वस्तु है या कोई भी फिजिक्स का लॉ है ना, कोई भी फिजिक्स का लॉ है, मूविंग फ्रेम हो या ना हो, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, फिजिक्स का लॉ चेंज नहीं होगा। अर्थात लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल मूविंग फ्रेम एज वेल एज रेस्ट फ्रेम। मतलब किसी भी गतिशील, ऐसा नहीं है कि जैसे अपन ने पढ़ा है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, यही पढ़ा है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ऐसा नहीं है कि जो ये रेस्ट फ्रेम है जिसको हम एस फ्रेम बोलते हैं उसमें ही वैलिड है। अगर ये रेस्ट फ्रेम में वैलिड है तो ये मूविंग फ्रेम है, चाहे कितनी भी स्पीड से चले ये, तो उसमें भी वैलिड होगा। समझ रहे हो बात को। तो लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल मूविंग एज वेल एज रेस्ट फ्रेम, यानी कि मुक्त आकाश में फिजिक्स के नियम या भौतिकी की घटनाओं के नियम सदैव समान रहते हैं। किसके सापेक्ष? गतिशील पिंड के सापेक्ष भी सदैव समान रहते हैं। तो आप अगर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि मुक्त आकाश में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम, नियत सापेक्ष वेग से गतिशील पिंडों के लिए भी समान रहते हैं। यानी कि फिजिक्स के सभी लॉ हैं जो गतिशील पिंड हैं उनके लिए, जो अगर रेस्ट फ्रेम के लिए जो लॉ है ना, टक्कर अगर रेस्ट फ्रेम में हो रही है, एनर्जी कंजर्व है, तो मूविंग फ्रेम में भी एनर्जी कंजर्व ही होगी। समझ रहे हो बात को। कोई भी लॉ पढ़ रहे हो आप फिजिक्स का, वो अगर रेस्ट फ्रेम में वैलिड है, मतलब उसका मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमने एक लॉ पढ़ा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये रेस्ट फ्रेम में पढ़ा है ना। अगर हम कोई ऐसा प्लेन बनाए जो अच्छी खासी स्पीड से चल रहा हो, V अप्रोक्सीमेटली C या C के V C/2 C/5 की स्पीड में चल रहा हो, कोई ऐसा फ्रेम है और या प्लेन है, और उसमें हम दो चार्ज रखें और उनके बीच में फोर्स मेजर करें, तो क्या ये नियम वैलिड होगा या नहीं होगा? ये नियम वहाँ पे भी वैलिड होगा। अर्थात फिजिक्स के लॉ गतिशील या मोशन से चेंज नहीं होंगे। किसने बोला था? आइंस्टाइन ने। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन का फर्स्ट पोस्टुलेट या प्रथम अभिग्रहित, इसको बोलते हैं प्रथम अभिग्रहित। क्या है आइंस्टाइन का? आइंस्टाइन की प्रथम अभिग्रहित में लिख देता हूं, मुक्त आकाश में घटित भौतिकी के सभी नियम, मुक्त आकाश में घटित भौतिकी के सभी नियम गतिशील नियत, हाँ ये जरूर याद रखना, नियत होना चाहिए। लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। अगर इंग्लिश में बोलें तो लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, मतलब इनर्शियल नियत वेग है। वेग क्या है? नियत वेग का मतलब फ्रेम कौन सा बन गया? इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के सभी लॉ सेम होते हैं। तो मुक्त आकाश में घटित भौतिकी के सभी नियम नियत वेग से गतिशील
नियत वेग से गतिशील पिंड के गतिशील निर्देश तंत्र के लिए भी समान होते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलें तो लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इसको लाइन को याद कर लेना। ये है आइंस्टाइन की प्रथम अभिग्रहित, आइंस्टाइन ने बताया था 1905 में। दूसरी अभिग्रहित क्या है? ये आई कहाँ से? ये द्वितीय और प्रथम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट आए थे, उन्हीं के आधार पर कि ये नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, उन्हीं नेगेटिव रिजल्ट को कंक्लूड करते हुए जो ईथर मान रहे थे ना पहले कि ईथर व्याप्त है ब्रह्मांड में, आइंस्टाइन ने बताया ऐसा कुछ नहीं है। ईथर वीथर ये सब क्या है? दिमाग के मस्तिष्क के भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। आइंस्टाइन ने बताया था, है ना, ये और ये नियम दिए दो। तो द्वितीय अभिग्रहित क्या है? अभिग्रहित को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुलेट्स, लिख देता हूं, सेकेंड पोस्टुलेट्स, है ना, और ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट्स और सेकंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है? आइंस्टाइन ने बताया कि जो जिसे उसको घुमा रहे थे ना माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने बताया कि गति मतलब सापेक्ष होती है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश का वेग नियत रहता है। चाहे आप, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो कोई आदमी और बाहर खड़ा है, कोई आदमी इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में और कोई कहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो लाइट आएगी वो अलग स्पीड से आएगी और जो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में कहीं भी और है, तो वहाँ पे लाइट अलग स्पीड से जाएगी उस बंदे के पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थात जो प्रकाश का वेग है नियत रहता है। पहली बात तो क्या है? प्रकाश का वेग नियत रहता है तथा प्रेक्षक जो हमारे पास, हम प्रेक्षक हैं ना, हम सभी, यहाँ लाइट आ रही है वो प्रेक्षक, तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष क्या होता है? स्थिति के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है। और दूसरी बात, स्थिति के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर मैं गति भी करने लग जाऊं, समझ रहे हो, अगर मैं एक ऐसा प्लेन है उसमें अच्छी खासी स्पीड से चल रहा है और उस प्लेन में चलूं मैं और उधर से मेरे ऊपर लाइट पड़े, तो भी प्रकाश का वेग चेंज नहीं होता। अर्थात प्रेक्षक की स्थिति और गति के सापेक्ष प्रकाश का वेग सदैव नियत रहता है और परिवर्तित नहीं होता है, और वो ही प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा। तो इस बात को लिखो, प्रकाश का वेग सदैव नियत रहता है, अर्थात प्रेक्षक व स्रोत। अभी हम स्रोत मतलब सन की बात कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है लाइट सन से ही बने, समझ रहे हो। ये यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दूँ, यहाँ से लाइट निकलेगी, वो भी तो लाइट ही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई एक ट्यूबलाइट लगा दी और एक बंदा इस कोने में, एक बंदा इस कोने में, तो इस वाले के पास ज़्यादा लाइट जाएगी, इसके पास कम जाएगी, इसके पास अलग स्पीड से जाएगी, इसके पास अलग स्पीड से जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइंस्टाइन ने बोला ये बात, है ना। तो प्रेक्षक व स्रोत के या की स्थिति व वेग के साथ अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की चाल है, प्रेक्षक स्थिति और स्रोत की स्थिति के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है। तो सेकंड पोस्टुलेट्स हैं, आइंस्टाइन के दो पोस्टुलेट्स हैं, तो इनको बिल्कुल तरीके से अच्छे से आप याद कर लेना। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, इन्हीं पोस्टुलेट्स पे, है ना, इन्हीं पोस्टुलेट्स का मैथमेटिकल फॉर्म है ना। ये जो बात बोली है आइंस्टाइन ने, इन्हीं का मैथमेटिकल फॉर्म है ना, इनका गणितीय रूप क्या है ना, उसी का नाम है लॉरेंज समीकरण या लॉरेंज रूपांतरण। लॉरेंज समीकरण, है ना, लॉरेंज समीकरण, इक्वेशंस, लॉरेंज इक्वेशन। लॉरेंज इक्वेशन क्या है? देखो, अगर आपने पहले ही बताया था मैंने आपको, गैलीलियन
ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन इक्वेशन, और एक बताई थी उसी टाइम मैंने कि एक और होता है, उसका नाम है लॉरेंज इक्वेशन। तो गैलीलियन और लॉरेंज में फ़र्क छोटा सा है बस। हमने गैलीलियन इक्वेशन पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, एक एस डैश फ्रेम था, एक एस फ्रेम था, ये वी वेग से चल रहा था, ये मूल बिंदु वो था, ये ओ डैश था, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये एक्स वाई और ये जेड, इस टाइप से था। यहाँ पर कोई बिंदु पी था, उसके इसके सापेक्ष कोऑर्डिनेट देखे तो एक्स वाई जेड, और इसके सापेक्ष देखे तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये था सीन। किसमें? गैलीलियन में। लॉरेंज में क्या सीन है देखो, पिक्चर सेम है। एक तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा तो v मच लेस देन c था, स्पीड जो थी फ्रेम की क्या थी, बहुत कम थी। किसमें? गैलीलियन में। v मच लेस देन c। लॉरेंज में पहला फ़र्क क्या है कि v अप्रॉक्सीमेटली c, यानी कि c/2 हो सकती है, c/5 हो सकती है ना, c के ऑर्डर में आएगी। v इज अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ c। और दूसरी बात यह है कि जो मतलब जो फ्रेम चल रहा है ना एस डैश, छोटी हल्की स्पीड से नहीं चल रहा है, बहुत भारी स्पीड से चल रहा है। कौन? एस डैश। दूसरी बात यह है कि जब हम गैलीलियन रूपांतरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे समय को क्या मानते हैं? नियत मानते हैं। अर्थात अगर एक घड़ी इस वाले फ्रेम में है और एक घड़ी इस फ्रेम में, मतलब एक आदमी इस फ्रेम में है, एक पर्सन इस फ्रेम में है और एक पर्सन इस फ्रेम में है, ये फ्रेम चल रहा है किस स्पीड से? v से, और v इज ऑर्डर ऑफ c, अच्छी खासी स्पीड है। और इन दोनों के हाथ में एक ही घड़ी है, इसके हाथ में एक घड़ी है, इसके हाथ में एक घड़ी है, इन दोनों ने अपनी घड़ी मिलाई। मान लो t बराबर 0, जब t बराबर 0 समय की शुरुआत करेंगे हम, चलो शुरुआत कर रहे हैं, तो दोनों ये और ये एक दूसरे के संपाती हैं, यानी ये जहाँ पे है उसी के ऊपर ये है। कौन? एस डैश। एस के ऊपर कौन है? एस डैश। और इसमें एक बंदा है और इसमें एक बंदा है, ठीक है। और दोनों ने घड़ी पहन रखी है अपने हाथ में, और दोनों ने अपनी घड़ी मिला ली कि भाई देख लो टाइम बिल्कुल सेट है। दोनों का तेरे में बज रहे कितने? 9:05, मेरी भी बज रहे 9:05 मिला ली। अब समय शुरू होता है, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, फ्रेम का मतलब प्लेन है, फ्रेम का मतलब कोई प्लेन है या कोई चीज़ ऐसी जो अच्छी खासी स्पीड से चल रही है। अब इसमें बिठा दिया इसको, इस वाले बंदे को, और ये प्लेन चल रहा है v स्पीड से, और v क्या है? c के आसपास है, c का 2, c/2, c/5, c/10, c/3 कुछ भी हो सकती है, c के ऑर्डर में है। लेकिन उस प्लेन में इसको बिठा दिया, और 1 घंटे बाद इसने देखा कि 9:05 पे था, या 9:05 पे इसने अपनी दोनों घड़ी शुरू करी, और इन्होंने 11 बजे मान लो, ये 9 मान लो, और 2 घंटे बाद इन्होंने देखा कि इसने ये गया 2 घंटे, इसके 2 घंटे निकले, और इससे बोला कि 2 घंटे बाद आ जाना, तो ये मिला के आया। अब ये 2 घंटे बाद जब आएगा तो इसकी में ये 2 घंटे है ना, ये कितने हो जाएंगे? 4 घंटे हो जाएंगे। क्यों? कि इसकी जो घड़ी है ना, कौन की? जो मूविंग फ्रेम में जो घड़ी है वो धीरे चलेगी, उसमें टाइम बहुत धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। तो जब इसमें जल्दी जल्दी निकलेगा, तो जैसे इसमें टिक टिक चल रही है ना घड़ी, इस स्पीड से चल रही है, वो स्पीड इसमें नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे हो जाएगी, जैसे टिक टिक, डबल आ जाएगा लगभग, समझ रहे हो? जैसे इसमें हो रही है टिक टिक टिक, है ना, तो इसमें धीरे धीरे टिक टिक, इस टाइप से इसमें, तो इसमें जो टाइम है इस फ्रेम में धीरे धीरे पास होगा। तो जब इसके 2 घंटे होंगे, धीरे निकलेगा, तो जब इसके 2 घंटे होंगे, तो जब इसके 2 घंटे होंगे, जब ये लौट के यहाँ पे आएगा तो इसके 4 घंटे हो चुके होंगे जब तक, समझ रहे हो बात को? जब ये बंदा अपनी घड़ी देखेगा कि यार मैं 9:05 पे चला, अब 2 घंटे और हो गए, 11 बज गए अब, है ना, तो अब मेरे को चलना चाहिए। तो जब ये आएगा, तो जब ये बोलेगा, जब इसके 11 बजेंगे इस वाले के, तो इसके कितने बजाएंगे? 4 घंटे और कर दो, 9 4 1 बज जाएगा इसका, 10 11 12 1, तो ये इसके 1 बज जाएंगे, इसके 11 बजेंगे, तो ऐसा होगा, है ना। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड c के आसपास आ गई तो टाइम का भी रोल आ जाता है, अर्थात टाइम कांस्टेंट नहीं रहता, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में था कि इसमें जो टाइम है वही टाइम इसमें रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप अगर स्पीड, जैसे आप प्लेन में जा रहे हो
मैंने बोला कि तेरी घड़ी में फ़ोन किया कि भाई तेरा क्या टाइम हो रहा है, कि मेरे में इतने बज रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है उस वाले उसके साथ अपन फ़ोन कर रहे हैं, दूसरे प्लेन में बैठा है उस बंदे के तेरे में अलग टाइम हो रहा होगा। अगर घड़ी मैच करके गए दोनों तो अपन मैं फ़ोन करूँगा, वो फ़ोन करेगा कि टाइम देखिए, तो टाइम दोनों का सेम आएगा। लेकिन अगर उसको ऐसे प्लेन में बैठा दूँ, कैसे में VC वाले प्लेन में, और हम दोनों बैठा के बैठे और फ़ोन किया कि भाई टाइम बता कितने हो गए, तो टाइम ही नहीं, समझ रहे हो। तो टाइम में डिफरेंस आएगा। तो अर्थात जब स्पीड v अप्रॉक्सीमेटली c के आसपास आ जाए तो टाइम कांस्टेंट नहीं रहता, तो वहाँ पे इसमें टाइम मान लो t है तो इसमें टाइम t डैश आ जाता है। तो 4 कोऑर्डिनेट चलते हैं लॉरेंज में, है ना। इसको बोलते हैं 4 डायमेंशन। अभी तक अगर कितनी डायमेंशन पड़ी थी, 3 x y z, अब कौन सी आ गई x y z t। तो 4 डायमेंशन में चलेगी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो है ना, तो जो 4 डायमेंशन में चलेगी इक्वेशंस उनको बोलेंगे लॉरेंज, और जो 3 में चलेगी उसको बोलेंगे गैलीलियन, है ना। अब मैंने बताया था गैलीलियन में क्या करते थे हम, कि हमें इस वाले फ्रेम में कोऑर्डिनेट ज्ञात थे। जैसे मान लो इसके फ्रेम के कोऑर्डिनेट x y z ज्ञात है, मेरे को x y z का मान ज्ञात है कि ये बिंदु P यहाँ से इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, ये z इतनी दूरी पर है, ठीक है। और तो s डैश के सापेक्ष देखूँ तो कितनी x डैश, समझ रहे हो। मतलब हमें x डैश y डैश z डैश निकालने हैं, x डैश y डैश z डैश निकालने किसकी मदद से, x y z की मदद से। तो वो तो रहता है कौन सी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें जब x डैश y डैश और z डैश और t डैश चारों निकालने हों किसकी मदद से, x y z t की मदद से, तो वो ये समीकरण जो x y z x डैश y डैश z डैश t डैश को निकाले किसकी मदद से, x डैश y डैश z डैश x y z और t की मदद से निकाले, उन समीकरणों को क्या कहते हैं, लॉरेंज समीकरण। और लॉरेंज समीकरण किन के लिए लगेंगी, v ऑर्डर ऑफ c। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको बोलते हैं 4 डायमेंशन, ठीक है। तो 4 डायमेंशन में लगे जो लॉरेंज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करके देखेंगे का, है ना। तो तब तक के लिए इसको पढ़ो ढंग से, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए पूछ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेक केयर और बाय बाय।